अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग न्यू टॉपिक दैट इज स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। यहां पर वर्ड आ रहा है स्टेनिंग, यानी कुछ केमिकल होगा जिसको हम स्टेन बोलते हैं और उस स्टेन की मदद से हम बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेनिंग प्रोसीजर या स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की वो H.C. ग्राम ने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल H.C. ग्राम ही डिफरेंशिएटेड द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। इसको ग्राम स्टेनिंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले H.C. ग्राम ने ही स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसीजर है उसमें कौन से केमिकल्स, कौन से स्टेन्स यूज हो रहे हैं उसको हम एक ब्रीफ में देखते हैं। यहां पर कि सबसे पहले इस प्रोसीजर में बैक्टीरिया को लिया जाता है एंड दैट बैक्टीरिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेन्ड विद क्रिस्टल वायलेट। एक स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, उसकी मदद से उस बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है। तो आफ्टर स्टेनिंग विद द क्रिस्टल वायलेट इट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। इस स्टेज पे आने के बाद नाउ वॉश्ड विद एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। इसके बाद वॉशिंग्स दी जाती है विद एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। अब जब वॉशिंग्स दे दी जाती है उसके बाद हमारे पास दो कंडीशन आपको मिल सकती हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि कलर को रिटेन कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं विच आर डीकलराइज्ड विच डू नॉट रिटेन द स्टेन। नाउ दोज बैक्टीरिया विच रिटेन द कलर, और वो पर्पल कलर्ड के आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिकलराइज हो चुके हैं, स्टेन को रिटेन नहीं कर पाए हैं, वह कहलाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ दीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर काउंटर स्टेन्ड बाय अनदर स्टेन दैट इज सेफ्रेनिन। और जब सेफ्रेनिन से उसको काउंटर स्टेन किया जाएगा देन दे बिकम रेड और पिंक इन कलर। तो वो रेड और पिंक बैक्टीरिया जो मिल रहे हैं आपको आफ्टर द काउंटर स्टेनिंग बाय द सेफ्रेनिन, दे आर टर्म्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिन बैक्टीरिया ने कलर रिटेन किया हुआ था और पर्पल कलर के दिखाई दे रहे थे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। अब यहां पर ये जो स्टेनिंग में डिफरेंस आया है जिसकी वजह से हमने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड करवाया है, ये कारण ये है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जा रही है उनके सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। आपको पता ही है कि ग्राम पॉजिटिव में जो सिंगल लेयर पाया जा रहा है वो केवल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो डबल लेयर्ड सेल वॉल पाई जा रही है वहां पर आउटर लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, जबकि इनर लेयर जो है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। और यही कारण है कि यहां पर आपको स्टेनिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। तभी जाके H.C. ग्राम ने इस स्टेनिंग के बेसिस पर ही बैक्टीरियाज को दो तरीके से डिवाइड करवाया, एक ग्राम पॉजिटिव बताया और दूसरे ग्राम नेगेटिव बताया। अब आती बात यहां पर दैट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। चलिए जी एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे रिमेन पर्पल कलर्ड, वो पर्पल कलर्ड के होंगे विद ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर द वॉशिंग विद द एल्कोहल। जैसे अभी हमने प्रोसीजर में देखा कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन किया जा रहा है, पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया जा रहा है, तो एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी वो कलर यानी स्टेन को रिटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। और वो जो कलर वहां पे मिल रहा है वो पर्पल कलर्ड है। तो बैक्टीरिया विच रिमेन पर्पल कलर्ड विद द ग्राम स्टेनिंग एंड even after the washing with the alcohol or acetone, then such bacteria are gram positive bacteria. लेकिन those bacteria which do not retain the stain, जो stain को retain नहीं कर पा रहे हैं, decolorize हो गए हैं even when washed with the alcohol, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। फिर बात आती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बाइलेयर्ड होती है। हमने देखा ही था कि यहां पर ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सिंगल लेयर है
वो केवल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर बाइलेयर है, जिसमें आउटर लेयर जो होती है वो तो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई थी, और जो इनर वॉल थी वो किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई थी। फिर तीसरा जो डिफरेंस आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का, वो ये है कि सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज 20 to 80 नैनोमीटर, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन की ही एक सिंगल लेयर है वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। लेकिन जो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जा रही है वो 8 to 12 नैनोमीटर होगी, जो कि उसकी इनर वॉल को बनाने का काम कर रहा है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कि कितना परसेंट पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है दोनों में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो 70 to 80% देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज 10 to 20%। तो बहुत आसान से डिफरेंसेस है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखना है इन डिफरेंसेस को। फिफ्थ डिफरेंस जो आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, दैट इज the wall of gram positive bacteria is smooth in nature, but in case of gram negative bacteria it is wavy in nature and it is in contact with the cell membrane at few locations। कुछ locations पर वो cell membrane से attach होती हुई नजर आती है, तो उसका नेचर जो होगा वो wavy नेचर होता है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनके फ्लैजिलम में भी डिफरेंस आपने देखा था। फ्लैजिलम में आपने पढ़ा ही था कि 3 पार्ट्स थे, एक तो फिलामेंट था, एक हुक पार्ट था और एक बेसल बॉडी वाला पार्ट था। अब बेसल बॉडी में अपने रिंग्स की बात की थी वहां पर, कि वहां पर रिंग्स पाए जाते हैं, आउटर पेयर रिंग्स और इनर पेयर रिंग्स। आउटर पेयर रिंग्स जो होते हैं वो कौन से, एल रिंग और पी रिंग होता है, जबकि इनर पेयर ऑफ रिंग्स कौन से थे, एस और एम रिंग थे। तो मैंने आपको वहां बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो बेसल बॉडी होगा फ्लैजिलम में, वो उसमें केवल 2 रिंग्स ही पाए जाते हैं, एस और एम रिंग्स, यानी केवल इनर पेयर ऑफ रिंग्स उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजिलम कंपोज्ड ऑफ 4 रिंग्स, मींस एल, पी, एस एंड एम रिंग्स आर प्रेजेंट, मींस आउटर एंड इनर बोथ पेयर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम्स की बात करें तो मीजोजोम जो होते हैं दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर लेस प्रोमिनेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और डिफरेंस आता है निकल के कि फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होंगे दे बिलोंग्स टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे दे बिलोंग्स टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो few pathogenic bacteria they belongs to the gram positive group, while most of the pathogenic bacteria they belongs to the gram negative group। फिर सेल वॉल में अगर एक केमिकल की बात करें हम, जिसको बोलते हैं टिकोइक एसिड, सो इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया that ticoic acid is present in the cell wall, but in case of gram negative bacteria that ticoic acid in the cell wall is absent। So these are the basic differences in between the gram positive and gram negative bacteria। अब यहां पर बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की बात करने जा रहे हैं हम यहां पर, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस टाइप का देखने को मिलता है। अगर हम बैक्टीरिया को बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर करें तो ये देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है दैट शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि व्हेन वी कंपेयर्ड द बैक्टीरिया टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, देन दिस बैक्टीरिया एज अ ग्रुप इट शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसको समझ लीजिए आप कि हमने इसको ऐसा क्यों कहा है कि यहां पर बैक्टीरिया में सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, कि बैक्टीरिया जो हैं वे अलग अलग तरह की रिएक्शंस को शो कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, कि कुछ होते हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ अमोनिफिकेशन भी करते हैं, कुछ डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मेटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा है इनके अंदर वो अलग अलग तरीके का देखने को मिल रहा है, कि नाइट्रिफिकेशन भी मिल रहा है, अमोनिफिकेशन भी मिल रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन भी मिल रहा है, तो साथ ही साथ यहां पर कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहां पर बैक्टीरिया में मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट बैक्टीरिया इट शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह कैसा है,
तो यहां पर बैक्टीरिया जो होते हैं वे हिटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, तो साथ ही साथ वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर हिटोट्रॉफिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर बैक्टीरिया जो होंगे वो कैसे होंगे, हिटोट्रॉफिक नेचर के होंगे, बट सम ऑफ द बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो इसी बेसिस पर हमने बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड किया है कि एक तो आप बोल ही रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, और आपने ये भी कहा कि ज्यादातर बैक्टीरिया जो होंगे वो हिटोट्रॉफ्स होंगे। तो एक और क्लास आ जाती है यहां पर कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, उनमें न्यूट्रिशन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा उनको मिलता है। इन तीनों के बारे में आप थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए कि जब भी हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स वे कहलाते हैं जो कि अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, जबकि हिटोट्रॉफ्स आर दोज विच डिपेंड ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, और सिम्बायोटिक वो कहलाएंगे जो कि एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट है, और उसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन से उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को जब एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर इस ऑटोट्रॉफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब भी हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स को हम 2 तरीके से यहां क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो बैक्टीरिया है, इफ दे सिंथेसाइज इट्स फूड बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोल देते हैं। क्यों बोलेंगे, बिकॉज दे सिंथेसाइज इट्स फूड बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी। लेकिन ऐसे ऑटोट्रॉफ्स या ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफ्स होंगे which obtain or which synthesize their food by utilizing the chemical energy, तो फिर ऐसे ऑटोट्रॉफ्स को आप क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। अब इन दोनों में हम डिस्कस करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स में कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक भी। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। इन दोनों को हम यहां पर अब थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं अबाउट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आर दोज व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी, जो कि अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी। नाउ दीज बैक्टीरिया दे यूज द लाइट एनर्जी फॉर द फूड सिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराएंगे, इसका मतलब इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होने चाहिए, तो इनके साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, दैट फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक इन नेचर। कैसा होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक नेचर का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखें। अब यहां पर आपके दिमाग में आता है कि ये नॉन ऑक्सीजेनिक नेचर का मतलब क्या है, तो ध्यान रखें कि जब हम नॉन ऑक्सीजेनिक नेचर के फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, इट मींस इन दिस केस द हाइड्रोजन डोनर इज नॉट अ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर हाइड्रोजन डोनर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और यही कारण है कि यहां पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा। ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता चाहिए वो यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। यही कारण है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का जो नेचर है वो कैसा है, नॉन ऑक्सीजेनिक नेचर है। तो ध्यान रहे कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक नेचर का है, उसका रीजन ये है कि वहां पर हाइड्रोजन डोनर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, और यही रीजन है कि वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। अब यहां पर फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं उनके कुछ ग्रुप्स आते हैं। एक को बोल देते हैं अपन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और एक है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एक एग्जांपल आता है क्रोमेशियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल आता है क्लोरोबियम और थायोथ्रिक्स, जबकि पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का जो एग्जांपल्स हैं वो हैं रोडोस्पिरुलम एंड रोडोस्यूडोमोनास। ये जितने भी यहां पर एग्जांपल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। कोई ना कोई क्वेश्चन इन पे से पुट कर लिया जाता है, जैसे कि रोडोस्पिरुलम और रोडोस्यूडोमोनास, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है इन ग्रुप्स की कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। ये तो बात हुई अपनी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में।
नेक्स्ट आता है यहां पर कि कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफ जो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, मींस दोज विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। अब ये कहां से है केमिकल एनर्जी? मींस दीज आर द बैक्टीरिया विच कैन ऑक्सीडाइज्ड सम ऑफ द chemical compounds which may be inorganic or organic compounds and releases chemical energy. Now this chemical energy is being utilized by the bacteria for the food synthesis. वो इसी chemical energy को utilize करेंगे अपने food को synthesize करने के लिए। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो हम ये chemical energy की बात करते हैं तो ये chemical energy कहां से आती है? वो कहां से आएगी कि जब ये बैक्टीरिया किसी केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करेंगे तब जाके कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, और वो केमिकल एनर्जी को ये फिर फर्दर यूटिलाइज करते हैं इन देयर फूड सिंथेसिस। जिसमें अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है आपको इस एग्जांपल को, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज करते क्या हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज दे ऑक्सीडाइज द नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड ऑब्टेन द एनर्जी। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने आपको बताया कि कोई भी बैक्टीरिया यदि किसी केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है तो केमिकल एनर्जी को रिलीज करता है। वही काम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने किया, दैट दे ऑक्सीडाइज द नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड ऑब्टेन द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। वही केमिकल एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। अब यहां पर ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस चलेगा, यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, एंड दैट नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में वो पूरा होता है। यहां पर पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में ये अमोनिया, दिस अमोनिया इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। ये अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, और वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहां पर जो काम करता है वो है नाइट्रोसोमोनास, या फिर हम इसको नाइट्रोकोकस भी बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है। नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस का काम क्या होता है? दैट इट कैन कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट, और उसी दौरान वहां पर निकलेगी केमिकल एनर्जी, और यही केमिकल एनर्जी को ये नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस यूटिलाइज करते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। जो सेकंड स्टेप होगा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का, कि ये जो नाइट्राइट यहां बना, दिस नाइट्राइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट along with the chemical energy. Now this nitrite get converted into nitrate by means of another nitrifying bacteria, that is nitrobacter. तो ये नाइट्रोबैक्टर अब इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्यों माना है, क्योंकि जब ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करवाता है उस दौरान जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, उस केमिकल एनर्जी को ये यूटिलाइज करेगा अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखेंगे, दोनों स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला स्टेप याद रखना है आपको कि अमोनिया जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा तो वो कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। जबकि सेकंड स्टेप में नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है कौन? नाइट्रोबैक्टर। एंड बोथ दीज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। इस कंप्लीट प्रोसेस को आप क्या बोल देंगे? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोल देंगे। ध्यान रखें, इस कंप्लीट प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोल दिया जाता है। दिस इज नाइट्रिफिकेशन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम, दोनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का नाम, ये दोनों एग्जाम्पल जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास का क्या काम होता है, नाइट्रोबैक्टर का क्या काम होता है, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, जिसमें हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात भी कर ली और कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात भी कर ली। अब आती बात यहां पर हीट्रोट्रॉफ्स। हीट्रोट्रॉफ्स का मतलब है जो अपने फूड को खुद तो सिंथेसाइज नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा अपने फूड के लिए। मींस विच कैन ऑब्टेन देयर फूड बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म, देन दे आर heterotrophs. So they receive their food from
डेड ऑर्गेनिक मैटर, या तो वो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड को ऑब्टेन करवाए या फिर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करवाए, तो फिर वो हो सकते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो दोनों तरीके हो सकते हैं कि आइदर दे कैन रिसीव द फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर और दे कैन रिसीव द फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों ही स्थिति में वो क्या कहलाएंगे, हेटरोट्रॉफ्स कहलाएंगे। और हमने बोल ही दिया शुरुआत में कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर द हेटरोट्रॉफ्स। Now most of the bacteria they are the heterotrophic mode of nutrition, means they cannot manufacture or they cannot synthesize their own food. वो किसी दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। Now the majority of the heterotrophic bacteria they are the important decomposers. Important point कि ज्यादातर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, वो डिकम्पोजिशन का काम करेंगे। दे आर द डिकम्पोजर्स। They are useful in making curd from milk. अगर इसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी देखें हम बैक्टीरिया की, जो कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं ज्यादातर उनकी, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे विच कैन कन्वर्ट द कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है इसमें, जो कि कर्ड बनाने का काम कर रहा है फ्रॉम मिल्क, दैट इज लैक्टोबैसिलस। तो कुछ होते हैं जो कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। मॉड्यूल में ये मेंशन है, आपको इनके एग्जांपल्स को देखना है। वहां से मैंने बताया पहला तो लैक्टोबैसिलस और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें आता है एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो फिर कुछ होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। देयर आर द सर्टेन बैक्टीरिया विच हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन केस ऑफ लेग्यूम्स, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है राइजोबियम। ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है। तो ये तो इसकी यूजफुल एक्टिविटीज की यहां पर बात हुई, लेकिन कुछ होती हैं इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज भी, कि सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑल्सो पैथोजेंस। दे मे बी द पैथोजेंस इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन केस ऑफ एनिमल्स, एज वेल एज इन केस ऑफ प्लांट्स। जब भी आप मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो वहां पर हार्मफुल और यूजफुल एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको एक बार आपको जरूर देखना है। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहां पर बता देता हूं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि पैथोजन की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी हार्मफुल एक्टिविटी शो करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। कई सारे एग्जांपल्स आते हैं हमारे सामने, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि लेप्रेसी कॉज करता है, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी कॉज करता है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, जो कि टिटेनस कॉज करता है। ये सारे ही हार्मफुल एक्टिविटीज हो गए, ठीक है। या फिर हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम भी ले सकते हैं, जो कि एक तरह की लीथल फूड पॉइजनिंग कर देता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसको हम बोटुलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेंस की तरह काम करते हैं, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स कॉज करता है। या फिर अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो एक आता है ज़ैंथोमोनास सिट्री, विच कॉजेज द सिट्रस कैंकर। एक डिजीज है सिट्रस प्लांट्स की, सिट्रस कैंकर। उसमें जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है, दैट इज द ज़ैंथोमोनास सिट्री। या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर गॉल्स बन जाते हैं, उस डिजीज को बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। और ये क्राउन गॉल डिजीज जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, दैट इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, जो कि आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से पुटअप कर लिया जाता है। चलिए जी, अब यहां पर हेटरोट्रॉफ को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हेटरोट्रॉफ्स वो हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करवा रहे हैं। अब वो या तो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड को लेते हैं या फिर किसी लिविंग से लेते हैं। तो फिर उस बेसिस पे हमने इस हेटरोट्रॉफ को दो तरीके से यहां पर क्लासिफाई किया है। मींस हेटरोट्रॉफ्स दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज द सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेप्रो का मतलब ये होता है रॉटन या डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। So those bacteria which obtain the food from dead and decaying organic matter, then they are termed as saprotrophic bacteria. ऐसे बैक्टीरिया जो कि डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, वो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जिसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं, बैसिलस वल्गैरिस आता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम आता है, स्यूडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखें, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है, इट कॉजेज अ लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, दैट इज बोटुलिज्म। इससे एक लीथल टाइप की फूड पॉइजनिंग होती है, जिसको हम
बॉट्युलिज्म कहते हैं। causes lethal type of food poisoning that is known as botulism। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे भी कुछ heterotrophic बैक्टीरिया होते हैं which can obtain their food from living organisms। such type of bacteria are termed as parasitic bacteria, means they obtain their food from living organism, they are parasitic bacteria। इसके कुछ एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और एक एग्जांपल आता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दोनों आप जानते हैं कि अगर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की बात आती है इट कॉजेज द लेप्रेसी, जबकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इट कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस दैट इज टीबी। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बाद यहां पर जो तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है वह सिम्बायोटिक, और इसी बेसिस पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। आप जानते ही हैं सिम्बायोटिक का मतलब है कि व्हेन देयर इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप जानते हैं दैट इज द राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम होता है इट हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और वहां पर ये जो राइजोबियम है ये काम क्या करता है, इट कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड इट्स सॉल्ट्स। यानी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन मेंटेन हो रहा है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवा रहा है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब फिक्स होती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, अमोनिया और उसके सॉल्ट्स में। यानी एक तरीके से ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है, जो कि एक तरीके से उस प्लांट के लिए यूजफुल होगा। तो इसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दौरान इसको उस प्लांट से न्यूट्रिशन भी अवेलेबल हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। न्यूट्रिशन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहां पर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दो तरह के रेस्पिरेशन देखने को मिल सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी। सिंपल सी बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो होगा जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो, जबकि एनारोबिक वो होगा जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। मींस एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कैन यूज द ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, दे आर नोन एज द एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया के जो एग्जांपल्स हैं उसमें एक एग्जांपल आता है एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम टिटिनाई विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टिटेनस, एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एसिटोबैक्टर एसिटाई जो होता है इट कॉजेज सोरिंग ऑफ वाइन। वाइन को सोर करने में एसिटोबैक्टर एसिटाई का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है यूजफुल एक्टिविटीज में, तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को कि एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया विच कैन यूटिलाइज द ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, एंड द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया आर एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम टिटिनाई एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई। एंड दिस एसिटोबैक्टर एसिटाई इट कॉजेज द सोरिंग ऑफ वाइन। दूसरे जो बैक्टीरिया हैं रेस्पिरेशन के बेसिस पर दे आर द एनारोबिक बैक्टीरिया, एंड एनारोबिक बैक्टीरिया आर दोज विच डू नॉट यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स आते हैं उनमें है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मैंने आपको बताया था अभी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है वो एक प्रकार का एनारोबिक बैक्टीरिया है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है एक लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग के लिए जिसको कहा जाता है बोटुलिज्म। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ होते हैं इसमें एग्जांपल्स फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की। फर्मेंटेशन बैक्टीरिया का एग्जांपल आता है लैक्टोबैसिलस, एंड दिस लैक्टोबैसिलस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोरिंग ऑफ मिल्क। सोरिंग ऑफ मिल्क का जो के लिए रेस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया वो कौन सा है, ये फर्मेंटेशन बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस। तो आसान सी बात थी कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं और एनारोबिक क्या होते हैं, और दोनों के एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं यहां पर। चलिए जी, अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। जब भी हम बात करते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की तो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट है तो यहां पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होगा। तो फिर यहां पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो या तो एसेक्सुअल
या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मीन्स द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट मे बी एसेक्सुअल और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की यहां पर बात करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट कैन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिशन और इट कैन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इन दोनों को ही हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात आती है बाइनरी फिशन की। जब भी हम बाइनरी फिशन की बात करते हैं तो बाइनरी फिशन जो होता है इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ध्यान रखें, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड इट विल अकर इन द फेवरेबल कंडीशन। जब भी बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तब वो जो प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है वो है बाइनरी फिशन। सो वी कैन से दैट बाइनरी फिशन it is the most common method of reproduction in prokaryotes and it will occur during favorable conditions। अब ये जो बाइनरी फिशन होता है ये एक तरीके का डायरेक्ट डिवीजन है, यानी एक तरह का एमाइटोसिस है ये। तो बैक्टीरिया इट डिवाइड्स बाय एमाइटोसिस, मींस इट इज अ डायरेक्ट डिवीजन। एमाइटोसिस है यानी एक तरह का डायरेक्ट डिवीजन होता है ये। और अगर ये डायरेक्ट डिवीजन है तो ये फास्टर रेट से होगा, मींस इट अकर्स एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक तरह का एमाइटोसिस है, मींस एक तरह का डायरेक्ट डिवीजन है, तो इट विल अकर एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू माइटोसिस एंड मियोसिस। अब यहां पर इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि किस तरीके से एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल दो डॉटर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डिवाइड हुआ। कि सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस होगा दैट विल बी द डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले इस पेरेंट बैक्टीरिया में ये जो मेन डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा और एक डीएनए से यहां पर ये दो डॉटर डीएनए बन के आ जाते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद इस पेरेंट बैक्टीरिया के सेंटर में एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। तो सेकंड स्टेप में यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज द सेप्टम। यहां पर ये सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये सेप्टम यहां फॉर्म हो जाएगा तो जो दो डीएनए बन के आए वो दो डॉटर डीएनए में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फाइनली दिस सेप्टम इट कैन डिवाइड द टू डॉटर बैक्टीरियल सेल्स। नाउ ईच ऑफ द डॉटर बैक्टीरियल सेल इट विल बिहेव एज अ बैक्टीरिया। ये फुल फ्लैश एक एडल्ट बैक्टीरिया के रूप में यहां पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से एक पेरेंट बैक्टीरिया ये दो डॉटर बैक्टीरिया में डायरेक्टली डिवाइड हुआ, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप हुआ दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन और उसमें फिर सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डीएनए का भी और साथ ही साथ पूरे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का भी, तब जाके ये दो डॉटर बैक्टीरिया बन के आए। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन कहलाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी हम प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कब होता है? दिस डीएनए रेप्लिकेशन इट अकर्स प्रायर टू बाइनरी फिशन, यानी बाइनरी फिशन के दौरान ही वो डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर देखने को मिलेगा। अब बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं उसमें बाइनरी फिशन हमने देखा दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड, बट इट विल अकर व्हेन देयर विल बी द फेवरेबल कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। लेकिन यहां पर एक और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड देखने को मिल सकता है दैट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बट दिस एंडोस्पोर फॉर्मेशन इट अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। कब बनेगा एंडोस्पोर? जब एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशंस होंगी तब जाके ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एंडोस्पोर बन के आता है ये एक प्रकार का हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये रेजिस्टेंट है तो किसके प्रति ये रेजिस्टेंट नेचर शो करता है? मीन्स दिस एंडोस्पोर इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, रेडिएशंस, एंटीबायोटिक्स एज वेल एज केमिकल्स। कि इस एंडोस्पोर पर इनमें से किसी का भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाके ये एक तरीके का हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर माना जा रहा है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंट नेचर आया है इसके अंदर वो क्यों आया है? तो जब एंडोस्पोर बन जाता है तो उसकी वॉल में एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल प्रेजेंट होता है एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल इज नोन एज कैल्शियम डाइपिकोलिनेट।
एंड दिस कैल्शियम डाइपिकोलिनेट इट प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंट पावर टू द एंडोस्पोर। यही केमिकल है जो कि इस एंडोस्पोर को मैक्सिमम रेजिस्टेंट पावर प्रोवाइड करता है, तब जाके ये स्ट्रक्चर कैसा बना, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना। और जब ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन गया तो फिर एडवर्स कंडीशंस अगर एनवायरनमेंट में होंगी तो भी ये उस बैक्टीरियल सेल को सरवाइव करवा देता है। यानी एक तरीके से इसने क्या किया है कि एंडोस्पोर ने उस बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सरवाइव करवाने का काम किया है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करवाने में काम करते हैं वे कहलाते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दैट्स व्हाई दिस एंडोस्पोर इट इज कंसीडर्ड एज अ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। हम इसको एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर मान सकते हैं क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में एक बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट या उसको अनफेवरेबल कंडीशन से ओवरकम करवाने में मदद कर देता है। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिए आप कि जब भी एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात आती है तो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर केवल एक ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। कई सारे एंडोस्पोर नहीं बनेंगे, केवल एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि जो ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, क्या यहां पर आपको कोई मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है बैक्टीरिया? नहीं। तो फिर हमने इसको क्या बोला कि इट इज अ रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये रिप्रोडक्शन है लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है? कारण यह है कि एक बैक्टीरियल सेल को इसने अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करा दिया और जब वो सरवाइव हो जाता है तो फिर जब उसको वापस से एक फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वापस से बाइनरी फिशन करते हुए अपना नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकता है। कि अगर ये एंडोस्पोर नहीं बनता तो फिर वो बैक्टीरियल सेल उस एडवर्स कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाता, और सरवाइव नहीं कर पाता तो वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं पहुंच पाता। तो एक तरीके से इसने उस बैक्टीरियल सेल को सरवाइव कराते हुए फेवरेबल कंडीशन में पहुंचाया जहां पे वो बाइनरी फिशन करते हुए अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता है, यानी रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन में मदद करता है। मींस इट इज अ रिप्रोडक्शन बट विदाउट द मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये ज्यादातर बैसिलस बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द बैसिलस बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पोर फॉर्मेशन विच इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट बात आती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। आफ्टर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज एब्सेंट। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में या किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ना तो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना ही उनके फ्यूजन की बात की जा रही है। बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स and thus they do not produce the diploid zygote. So we can say that true sexual reproduction is absent in case of bacteria. तो फिर यहां पर बात आती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें some of the genes they are transferred from one bacterial cell to another bacterial cell। यानी एक तरीके से जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो जीन ट्रांसफर के मेथड्स हैं। बात समझ में आ गई होगी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर वी सी दैट सम ऑफ द जीन्स दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल्स। तो अब ये तीन मेथड्स आते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहला मेथड की अगर हम बात करें दैट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इन दिस प्रोसेस one kind of bacteria gets transformed into another kind of bacteria by the transfer of gene from the another bacterial cell by DNA। बात समझ में आई होगी ट्रांसफॉर्मेशन से कि when suppose there is A bacteria and B bacteria, if the genetic material get transferred from A bacteria into B bacteria through non-living medium by DNA, then B bacteria get transformed into A bacteria। B bacteria भी A bacteria की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस मेथड ऑफ जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इसको ग्रिफिथ ने प्रपोज किया था। ठीक है, फिर बात आती है एक और मेथड यहां पर ट्रांसडक्शन। जब भी हम ट्रांसडक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसडक्शन भी एक तरीके का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। एंड in transduction there will be the transfer of genetic material from one bacterial cell to another bacterial cell through
बैक्टीरियोफेज, यानी एक वायरस के द्वारा अगर एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो हम उसको ट्रांसडक्शन बोल देते हैं। दोनों बात समझ में आ गई होंगी आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन तो किसको बोला गया और ट्रांसडक्शन किसको बोला गया। तीसरा जो मेथड आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, दैट विल बी द कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन की बात करें तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन को समझाया लीडरबर्ग एंड टेटम ने इकोलाई के अंदर, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखने में लगता है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, लेकिन इट इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल यहां पर भी जीन का ही ट्रांसफर होते हुए दिखाई देता है। देखते हैं इसको इस डायग्राम के थ्रू कि ये कॉन्जुगेशन होता कैसे। अगर हम पहला डायग्राम देखें यहां पर, दिस विल बी द एफ प्लस बैक्टीरिया, और ये जो एफ प्लस बैक्टीरिया है इसी को हम मेल या डोनर बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। रिमेंबर कीजिए कि एक बैक्टीरिया जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड था, हमने उसको क्या कहा था, एफ प्लस मेल या डोनर बैक्टीरिया। और जो एफ प्लस होता है उसमें लॉन्गर पिलाई भी पाया जाता है। अब वो लॉन्गर पिलाई जो बनता है वो कॉन्जुगेशन मदद करता है, और दैट लॉन्गर पिलाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये सारी बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, तो ध्यान रखना है कि एफ प्लस बैक्टीरिया लिया जो कि मेल या डोनर बैक्टीरिया है और इसके अंदर लॉन्गर पिलाई भी है, और ये रेस्पॉन्सिबल होगा कॉन्जुगेशन ट्यूब के लिए। दूसरा बैक्टीरिया यहां पर हमने लिया एफ माइनस बैक्टीरिया। दिस एफ माइनस बैक्टीरिया इज फीमेल और रेसिपिएंट बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव एफ प्लाज्मिड। ना तो इसके पास लॉन्गर पिलाई होगा, ना ही इसके पास एफ प्लाज्मिड होगा। तो हुआ क्या यहां पर, अब इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हुआ। कॉन्जुगेशन जब हुआ तो वो कॉन्जुगेशन किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी। ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्गर पिलाई, जो कि एफ प्लस बैक्टीरिया के पास लॉन्गर पिलाई प्रेजेंट होते हैं, वही उस कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो अब जब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है तो जो एफ प्लाज्मिड एफ प्लस बैक्टीरिया के पास है, इट कैन अंडरगो रेप्लिकेशन। वो अपनी जैसी एक कॉपी और बना लेता है, और वो जो कॉपी बनती है इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफ प्लस बैक्टीरिया टू एफ माइनस बैक्टीरिया। तो ये आपको यहां पर ये दो सेल्स कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं इस ट्यूब से, जो कि एक कॉन्जुगेशन ट्यूब है। ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटिंग सेल्स। या यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो एफ प्लाज्मिड है ये अपनी एक कॉपी बना रहा है, तो कॉपी ऑफ एफ फैक्टर इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफ प्लस टू एफ माइनस। ये एफ प्लस बैक्टीरिया से एफ माइनस बैक्टीरिया में इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है। जब एफ प्लाज्मिड पूरी तरह से कॉपी बन जाएगी और ट्रांसफर हो जाएगा एफ माइनस बैक्टीरिया में, नाउ दिस एफ माइनस बैक्टीरिया इट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफ प्लस बैक्टीरिया। वो एफ माइनस भी किसमें कन्वर्ट हो गया, एफ प्लस में। सो द एफ माइनस सेल्स दे बिकम्स द एफ प्लस एज इट ऑब्टेन्स द कॉपी ऑफ द एफ फैक्टर। Now this conjugation tube it gets destroyed and both of these bacteria they get separated। तो फिर हमें अब जब सेपरेट हो जाते हैं तो बोथ F प्लस सेल या F प्लस बैक्टीरिया यहां पर आपको मिल जाएंगे। यानी कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ, एक ऐसा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मेथड हुआ जिसमें फाइनली जो दो बैक्टीरियल सेल्स मिलते हैं वो किस तरीके मिलते हैं, F प्लस बैक्टीरिया मिलते हैं। ये ध्यान रखना है। यहां पर ये जो F प्लस सेल्स बन के आ रहे हैं दोनों, वो किस वजह से बने हैं, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की वजह से। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना एफ प्लस में लॉन्गर पिलाई की वजह से, जिसकी वजह से वो एफ प्लाज्मिड की जो कॉपी बनी थी वो एफ माइनस में पहुंच जाती है। और जब एफ माइनस में भी एक एफ प्लाज्मिड आ जाएगा, नाउ इट टर्न्स इनटू एफ प्लस बैक्टीरिया। तो यहां पर एफ प्लस बैक्टीरिया ही बन के आएंगे, बट इट इज नॉट द मोस्ट कॉमन मेथड। मोस्ट कॉमन मेथड जो होगा रिप्रोडक्शन का वो तो कौन सा है, बाइनरी फिशन ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें यहां पर। अब मोनेरा किंगडम के सेकंड मेंबर बीजे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यू बैक्टीरिया के बाद मॉड्यूल में आपको कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप उसको वहां से बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको याद रखें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। वहां पर आपको हार्मफुल एक्टिविटीज भी मिलेंगी, तो साथ ही साथ वहां पर बैक्टीरिया की जो यूजफुल एक्टिविटीज हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो आप उसको अच्छे से डीपली उसको पढ़ें। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पढ़ना ही है उनको, क्योंकि एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जी, यहां पर किंगडम मोनेरा का सबसे पहला जो हमने मेंबर डिस्कस किया दैट इज अबाउट द ट्रू बैक्टीरिया, और यू कैन से यू बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट और एग्जांपल आता है यहां पर किंगडम मोनेरा में ही, दैट इज अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखें, बीजीए और ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। अब अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by Linnaeus, BGA were included in the class Cyanophyceae और Mixophyceae of algae। कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीजीए को कहां पर रखा गया था? दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर क्लास थी साइनोफाइसिया मिक्सोफाइसी, उसके अंदर इस बीजीए को प्लेस किया था। हम जानते ही हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था दो किंगडम में, दैट इज इन प्लांटी एंड एनिमेलिया, और प्लांटी की एक क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी, उसी में इस बीजीए को प्लेस किया हुआ था। लेकिन अब आज की तारीख में, आज के कंटेक्स्ट में अपन देखें तो बीजीए को इसके प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स की वजह से कहां पर प्लेस कर दिया गया है? इसको किंगडम मोनेरा में प्लेस कर दिया गया है। सो now they are included in kingdom monera because of their prokaryotic nature। prokaryotic nature की वजह से according to 5 kingdom classification now they are placed into kingdom monera, क्योंकि ये पूरा प्रोकैरियोट है, इस वजह से इसको किंगडम मोनेरा में रख दिया गया है। ये बता ही दिया मैंने आपको कि बीजीए को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। अब बीजीए की अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये तीनों ही जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये कहां पाए जाएंगे? दे आर मोस्टली फाउंड इन द फ्रेश वाटर। तो ध्यान रखें कि बीजीए का अगर हैबिटेट पूछ लिया जाए आपसे तो इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैराइन वाटर भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी हो सकता है, लेकिन दे आर मोस्टली फाउंड इन द फ्रेश वाटर। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आई है कि साइनोबैक्टीरिया को हमने बोला है दैट दे आर द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, मींस ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाते हैं। तो ध्यान रहे आपको कि ऐसा हमने यहां पर क्यों बोला है कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराते हैं। रीजन आप पहले से थोड़ा सा समझ गए होंगे कि जब हमने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कही थी वहां पर फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक नेचर का था, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर हाइड्रोजन डोनर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, इस कारण वहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। लेकिन यहां पर अगर देखें तो ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहे हैं, मींस यहां पर हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन डोनर इज अ वाटर मॉलिक्यूल, सो दे रिलीजेस और इवॉल्व ऑक्सीजन, कि यहां पर ऑक्सीजन जो होगा वो रिलीज होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, यही कारण है कि these are considered as the first organism that produce the oxygen on our earth। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स माना जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स कौन से? बीजीए माने जाते हैं। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमने कहा कि दे आर द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। तो ऑक्सीजेनिक यहां पर आते ही आपकी बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो हाइड्रोजन डोनर होगा वो वाटर मॉलिक्यूल ही होगा, इसलिए ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, इट मींस दे आर हैविंग द सर्टेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बीजीए के अंदर पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन बीजीए दे आर क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। ये 4 पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे बीजीए के अंदर। क्लोरोफिल ए जो होता है इट इंपार्ट्स ग्रीन कलर, जबकि कैरोटिनॉइड जो होंगे दे इंपार्ट येलो कलर, सी फाइकोसाइनिन इंपार्ट्स ब्लू कलर एंड सी फाइकोइरिथ्रिन इंपार्ट्स रेड कलर। ये फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन जो है दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज फाइकोबिलिन्स। इन दोनों को मिला के बोल दिया जाता है फाइकोबिलिन्स। तो कभी कोई आपसे पूछ ले कि फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, तो फाइकोबिलिन्स में आते हैं फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। ध्यान रखें इस बात को। अब ये जो क्लोरोफिल ए यहां पर प्रेजेंट है विच इंपार्ट्स ग्रीन कलर टू बीजीए, दिस क्लोरोफिल ए इज आइडेंटिकल और यू कैन से सिमिलर टू हायर प्लांट्स। ये हायर प्लांट्स में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के जैसा ही होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या सभी ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन कलर के ही होते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो।
साइनोबैक्टीरिया दे आर नॉट ऑलवेज ब्लू ग्रीन इन कलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम जो होता है तो बीजीए बट इट इज रेड इन कलर, ये रेड कलर का बीजीए होता है। एंड द रेड कलर ऑफ रेड सी इज बिकॉज ऑफ दिस ट्राइकोडेस्मियम। तो ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि सारे ही बीजीए जो होंगे वो ब्लू ग्रीन कलर के होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रेड कलर के भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडेस्मियम। अब आती है बात यहां पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीजीए और यू कैन से साइनोबैक्टीरिया। एक आता है इसमें यूनिसेलुलर, कि ऐसे बीजीए जो कि केवल यूनिसेलुलर फॉर्म्स में ही पाए जाते हों। दोज बीजीए विच आर फाउंड ओनली इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स, दे आर द यूनिसेलुलर इन नेचर। जैसे कि एक डायग्राम दे रखा है, दिस इज ऑफ स्पाइरुलिना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना है स्पाइरुलिना। अगर हम स्पाइरुलिना की बात करते हैं तो स्पाइरुलिना को एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन भी बोला जाता है। स्पाइरुलिना एक प्रकार का एडिबल नेचर का बीजीए होता है, इट इज एडिबल इन नेचर, ये एडिबल बीजीए होता है। और एडिबल बीजीए है इट मींस कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से ये इसको कंज्यूम किया जाता है, और कारण है इसका प्रोटीन। मींस स्पाइरुलिना जो होता है इट इज हाईली रिच इन प्रोटीन, इट इज हाईली रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो एडिबल नेचर का है, हाईली रिच इन प्रोटीन है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। इसके अलावा दे कैन बी ग्रोन आर्टिफिशियली इन वाटर टैंक्स, वाटर टैंक्स में इनको आर्टिफिशियली ग्रो भी कराया जा सकता है। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फॉडर, ये फॉडर की तरह भी काम में लिए जाते हैं। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पाइरुलिना के। जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पुटअप किया जा सकता है कि एससीपी भी होते हैं। तीन ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिंगल सेल प्रोटीन है, एडिबल नेचर का है, और साथ ही साथ इट इज हाईली रिच इन प्रोटीन। अब यूनिसेलुलर फॉर्म्स के बाद बीजीए के अंदर एक और फॉर्म मिलता है, दैट विल बी द कॉलोनियल फॉर्म। दैट सम ऑफ द बीजीए दे आर फाउंड इन कॉलोनीज, मींस सेल कॉलोनीज, वो कॉलोनी फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं, एनाबिना और माइक्रोसिस्ट्रीज। आप डायग्राम में देखिए, पहला डायग्राम आपको एनाबिना का मिल रहा है। एनाबिना के जो फिलामेंट्स हैं दे आर सराउंडेड बाय द जिलेटिनस मीडियम और जिलेटिनस शीथ। ऐसे ही माइक्रोसिस्टम में आप देखिए ये सिंगल सेल्स हैं माइक्रोसिस्ट्रीज के विच आर सराउंडेड बाय द जिलेटिनस मीडियम और जिलेटिनस शीथ। तो दोनों ही केसेस में एनाबिना और माइक्रोसिस्ट्रीज यहां पर आपको सेल की कॉलोनीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एनाबिना और माइक्रोसिस्ट्रीज जो होते हैं ये इस तरीके के बीजी हैं जो कि कॉलोनी फॉर्मेशन यहां पर बनाते हैं, मींस दे आर द कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ बीजीए। तीसरा जो फॉर्म आता है दैट इज द फिलामेंटस फॉर्म। सम ऑफ द बीजीए दे आर फिलामेंटस इन नेचर। Now there are many cells which are arranged in a row in their body and the filament of that BGA is termed as trichome, उसको कहा जाता है ट्राइकोम, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है ऑसिलेटोरिया। तो तीन फॉर्म्स की अपन ने यहां पर बात की, एक तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हो सकते हैं जो केवल यूनिसेलुलर सिंगल सेल की फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरे हो सकते हैं कि कुछ फिलामेंट्स या सिंगल सेल्ड अगर म्यूसिलेजिनस शीथ या जिलेटिनस मीडियम के द्वारा सराउंडेड हो जाते हैं तो वो कॉलोनी का फॉर्मेशन कराते हैं। या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन वो इकट्ठा होकर एक रो की फॉर्म में जब अरेंज हो जाते हैं तो एक फिलामेंट लाइक फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो फिलामेंटस कहलाते हैं। और वो जो फिलामेंट बन के आता है उसको ट्राइकोम कहा जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑसिलेटोरिया का। तो इस लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा का जो पहला मेंबर है यू बैक्टीरिया उसको यहां पर कंप्लीट किया, और साथ ही साथ उसके सेकंड मेंबर बीजीए को यहां पर हमने स्टार्ट कर दिया है, और उसके जो फॉर्म्स हैं बीजीए के वो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अब इसका बीजीए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहां पर देखेंगे।